अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये बूट कैम्प 2021 का लाइव सेशन नंबर 25 है। और आज के सेशन की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या फ़र्क है। और आज के सेशन की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन और तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या है, इसको हम देखेंगे। और फिर हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें आपकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो हम आपसे ले लें। हमारे साथ हमारे लीड साइनाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? साइनाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो। परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज़, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह। हम कोशिश करेंगे आज चैप्टर 2 की जो 2 यानी पॉइंट्स हैं लिसनिंग 7.1 और 7.2 को कवर करें। तो मैं कोशिश करता हूँ 7.1 को मैं स्टार्ट करूँ, दैन साइनाम इंशाल्लाह ताला 7.2 को एंड अप करेंगे। अच्छा, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या हम बुनियादी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हम 2 वर्ड सुनते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम सीखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह एपीआई का यूज़र क्रिएट करेंगे और उसकी किस तरह डेटा एंट्री वगैरह होती है। एंड फाइनली ऑथेंटिकेशन हम देखेंगे टोकन के ज़रिए किस तरह होती है। और फिर हम यहाँ पे 2 यूआरएल वगैरह बनाएंगे। देखिए, हेडर के अंदर टोकन की वैल्यू पास होती है। अगर वो ऑथेंटिक यूज़र है तो उसके नाम से कोई एक नई रिव्यू या नई एंट्री हमारे पास इंसर्ट होती है। और अगर वो ऑथेंटिक यूज़र नहीं है तो उसके अगेंस्ट फिर कुछ एरर्स वगैरह भी हम सेव करवा सकते हैं। और अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड कुछ डालता ही नहीं है तो इनोमली के तौर के ऊपर उसके रिव्यू की एंट्री हो जाती है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, हम ये 2 वर्ड बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अब ये ना 2 दोस्तों की तरह हैं जो कि बहुत क्लोजली एक दूसरे के करीब तरीन हम समझते हैं और दोनों को तकरीबन हम एक ही चीज़ समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन की बात करें, ऑथराइजेशन की बात करें, तो ये दोनों इक्वल। तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है जो हमें कम से कम पता होना चाहिए। देखिए, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि कौन बंदा लॉगिन हो रहा है, ठीक है। कि भाई ये कासिम है, ये साइनाम है, ये सरजिया है। तो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये बंदा कौन है जो कि वेब पोर्टल के ज़रिए, किसी भी पोर्टल के ज़रिए हमारे सिस्टम पर आके लॉगिन होता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सिंपल कि वेरीफाई कर लो कि ये बंदा कौन है। उसके अंदर सिंपल हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, टू वे यानी आपके पास ऑथेंटिकेशन यानी और भी यानी सिस्टम है जिससे आप ओटीपी वगैरह जनरेट करते हैं और एक्स वाई जी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो सिंपल मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, ऑथेंटिक हो जाता है कि ये कासिम है। और उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं और जो व्यू आपको प्रोवाइड किया गया है उस व्यू को आप देख सकते हैं जो भी पोर्टल के अंदर मौजूद है। अथोराइजेशन अथोराइजेशन स्पेसिफिक वर्ड है, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर कोई एक्शन आप प्राइवेटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जस्ट लॉग इन हुए, यूजर नेम पासवर्ड डाला, कहानी खत्म। आपने अगर वैलिड डाला है तो आप ऑथेंटिक हो गए कि ये कासिम है। तो जस्ट हमने ये जाना कि लॉग इन कौन हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, आप स्पेसिफिक प्रिविलेजेस मांग रहे हैं कि मेरे पास किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, लाइक मैं कोई नई पोस्ट डालता हूँ, मैं लाइव सेशन क्रिएट करता हूँ फेसबुक के ऊपर, मैं किसी की पोस्ट पे आके कमेंट करता हूँ, उसे शेयर करता हूँ, उसे लाइक करता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्शन परफॉर्म होते हैं। तो इस एक्शन परफॉर्म या किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को इस्तेमाल करने को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। सही नाम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो चीजें जो हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में आप ही की बात, क्योंकि बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने वर्ड्स में दोहरा लेता हूँ ताकि जो है बेसिकली इसका जो है इम्प्रेशन जो है ना वो, और इसकी जो वो बेसिकली इफ पे इम्पैक्ट है वो मजीद जो है ना वो हो जाए क्लियर। कि जो है ऑथेंटिकेशन बेसिकली सिस्टम में
कि ये बंदा जो है इस सिस्टम से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिल्डिंग में एंट्री के ऊपर, मेन एंट्री के ऊपर जो है उसके सारे एम्प्लॉयज इन हो सकते हैं, तो वो बंदा अपना जो है वो जो भी एम्प्लॉय कार्ड है वो दिखाकर बिल्डिंग की प्रीमिसेस में आ रहा है। दैट इज ऑथेंटिकेशन कि वो उस इदारे से बिलोंग कर रहा है। तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड देकर ऑथेंटिकेट होता हूं कि मैं इस सिस्टम से बिलोंग करता हूं। उसके बाद अब मैं किसी डिपार्टमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो जो है मैं बिलोंग तो फाइनेंस से करता हूँ लेकिन मैं रिकवरी डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे रोक दे। यू आर नॉट प्रिविलेज्ड टू एक्सेस दैट डिपार्टमेंट, दैट इज ऑथराइजेशन। कि आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपकी ऑथराइजेशन बाउंड्रीज में नहीं आता कि आप इस डिपार्टमेंट को विजिट कर सकें। तो ऐसे ही जो है मेरी ऐप के अंदर मैंने लॉग इन किया, ऑथेंटिकेट हो गया मैं, और फिर मैं जो है अगर जो है रिकवरी डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट रन करना चाह रहा हूँ, तो सिस्टम मुझे रोक दे कि आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है, तो ये ऑथराइजेशन चेक हो रही है। एवरी यूआरएल जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट होने के बाद सिस्टम के अंदर, वो ऑथराइजेशन चेक्स के थ्रू गुजर रही है कि जो लॉगिन यूजर है इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है या मैनिपुलेट करना चाह रहा है, क्या वो ऑथराइज है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये दो चीजें जो है ना ये बहुत अहम है जिसको समझना, और जो है क्लियरली डिस्क्रिमिनेट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं एपीआई वर्ल्ड की। तो एपीआई वर्ल्ड में ज़्यादातर जो हम काम कर रहे होते हैं वो करते हैं अथोराइजेशन। तो अथोराइजेशन इट्स मीन हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्ट में हम यानी इंटर होके उसके जो प्रिविलेजेस हैं उसके तहत जो मुझे एक्सेस मिलेंगे उस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो हम एपीआई की दुनिया में ज़्यादातर जो काम करेंगे वो अथोराइजेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो अथोराइजेशन वगैरह किस तरह होती है वो हम देखेंगे। अच्छा, डिस्क्राइब हम इसको करेंगे और ये कोई यानी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये पहले से भी यानी ये काम होते हैं। तो हम डिस्क्राइब दैम, इट्स इम्पॉर्टेंट, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे किस तरह आप अथोराइज करेंगे। ओके, मल्टीपल स्टैंडर्ड हैं आपके यानी अथोराइजेशन करने के लिए, लाइक टोकन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। या सर इनाम हमें बेहतर बता सकते हैं सर एपीआई वगैरह में हम कौन कौन से स्टैंडर्ड, लाइक मैं एपीआई से यानी टोकन के जरिए अथेंटिकेट कर सकता हूँ और इसके अलावा अथोराइजेशन के क्या प्रोसेस हैं? इसके अलावा जो है एक तो आपने बताया माशाल्लाह कि जो है ना टोकन बेस्ड है। इसके अलावा एक ऑथ मैकेनिज्म होता है जिसमें आपके पास जो है ऑथ की मिलती है, आप वो भी कह सकते हैं टोकन जैसा ही है, लेकिन मल्टीपल हैंडशेक्स होते हैं पहले, जिसमें आपको एक सेशन की मिलती है। सेशन की मदद से जो है ना टोकन की तरह, जैसे बेसिकली आपको एक टोकन मिलता है जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बन जाता है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में। उसके बाद आप एवरी रिसोर्स को गेट या मैनिपुलेट करने के लिए हेडर के अंदर ऑथराइजेशन के टोकन के अंदर जो है ना ऑथराइजेशन के हेडर में आप वो टोकन की वैल्यू भेज रहे होते हैं कॉन्केटिनेट करके बेयरर के एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग के साथ। इसी तरह से ऑथ में होता है कि आपके मल्टीपल सेशन डायलॉग्स होते हैं, यूजुअली जो है 2 होते हैं, जिसमें आप अपनी एपीआई की भेजते हैं, वहां से जो है ना आपके पास एक ऑथ की आती है, ऑथ की लेकर जाते हैं, आपको एक सेशन की मिलती है जो एक मखसूस टाइम के लिए वैलिड होती है। वो सेशन की आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, तो वो फिर अगले जितने रिसोर्स में एक्सेसेस हैं या मैनिपुलेशंस हैं, आप वो सेशन की को जो है वो बेसिकली अपने जो है वो बॉडी के अंदर या जो है किसी एक मखसूस हेडर के अंदर, वो आपको जो जिसने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो बता देता है कि इस जो है ना की के अंदर अब ये सेशन की मुझे मिलनी चाहिए। आप देन उसको जो है ना हर डायलॉग में यूज कर रहे होते हैं। और यूजुअली यही 2 तरीके हैं। बहुत सारे वेंडर्स हैं जो बेसिकली ऑथ ही मैकेनिज्म को जो है ना बेसिकली यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत पॉपुलर जो है, इसका नाम क्या है अल्लाह भला करे, ऑथ टू की इम्प्लीमेशन पे वन आईडी है या ओपन आईडी करके एक जो है ना बेसिकली बहुत पॉपुलर वेंडर है आजकल। मैं थोड़ा सा गूगल कर लूं। ओपन आईडी मौजूद है, एक ओपन आईडी, और इसके अलावा एक और है, कौन सा कनेक्ट करके भी कुछ है। तो कुछ पॉपुलर वेंडर्स हैं जो बेसिकली आपको ऑथेंटिकेशन ही सिर्फ जो है ना सोल्यूशन के तौर पे दे रहे हैं। तो उससे जो है ना बेसिकली आपके पास जो है क्या होता है कि आपकी वो ऑथ के मैकेनिज्म की मदद से जो है कीज के एक्सचेंज के बाद आपको वो सेशन की दे देते हैं, और आप अपनी एपीआईज में जो है ना प्रिविलेज और वो सारी चीजें जो है ऑथ के जो वो ओपन आईडी का सिस्टम है
उससे जो है ना वो रिक्वायर करवाते हैं। तो आपको फायदा क्या होता है इस सिस्टम में कि आपको अपना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सिस्टम नहीं लिखना पड़ता। ग्रेट। तो जी जस्ट सर। सिंपल यानी प्लग इन के तौर पे सर, यानी ऑथेंटिकेशन की यानी जो भी एपीआईज वगैरह उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके ज़रिए हम ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो और टू और जैसे एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। टॉप और जैसे सर हम टोकन पे गिट वगैरह के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गिटहब के ऊपर, तो वो टोकन बेस उन्होंने कर दिया है कि आपका सेशन जनरेट होता है, स्पेसिफिक टोकन होता है और उस टोकन से अब यानी यूज़र पासवर्ड की जगह आप टोकन डाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये जो है ना टोकन बेस्ड एपीआई की जो है ना अब ये एक तरह का ना डिफैक्टो वो बनता जा रहा है कि जो है और एपीआई की ऑथेंटिकेशन बेसिकली अब एक की मदद से हो रही होगी। बिल्कुल सर, ग्रेट। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो यानी सबसे बड़ा हर्डल्स है हमारे पास यूजिंग यानी एपीआई के अंदर, वो है अथोराइजेशन। अभी अथोराइजेशन हम किस तरह करेंगे, क्या क्या चीज़ें यानी इसके बैकएंड के ऊपर यानी इसका आर्किटेक्चर होगा, वो एक अलग यानी डिबेट है। अच्छा, अब इसमें कर क्या रहे हम, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस काबिल होंगे, तो हम क्या कर लेंगे, हम एबल होंगे सिंपल आपकी सिक्योरिटी स्कीम जो भी है ऑथेंटिकेशन की और अथोराइजेशन की, वो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं ओपन एपीआई के स्टैंडर्ड पे। अच्छा, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फार्म इंस्टॉल एपीआई जो हम पहले भी यानी प्रीवियस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक यूआरएल बनाएंगे पॉस मेथड इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर यूज़र पॉस मेथड के ज़रिए टोकन हम पास करेंगे। ये टोकन जो होता है ये हेडर में जाता है। हेडर का मतलब है ये आपका मीटा डेटा होता है, मेटा डेटा या मीटा डेटा जो भी प्रोनाउंस कर लें। तो ये जो मेटा डेटा होता है ये आपका डेटा अबाउट डेटा, यानी आपकी जो यानी आप डिटेल डाल रहे होते हैं ना, वहाँ नहीं दिखता, ये बिल्कुल छुप के जा रहा होता है हेडर के अंदर। इसके अंदर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जारी होती है मेटा डेटा में, कि टोकन क्या है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, और बेशुमार चीज़ें इसके अंदर डेटा अबाउट डेटा के अंदर हेडर्स के अंदर जारी होती है। तो हम यहाँ पे एक नई चीज़ आज और सीखेंगे कि हम जो डेटा भेज रहे थे पहले बॉडी से भेज रहे थे, अब हम हेडर के साथ भी कौन सा डेटा भेज सकते हैं। तो हम हेडर के अंदर टोकन का जो डेटा है वो टोकन डेटा भी भेजेंगे। ये टोकन जनरेट कैसे होगा वो हम देखेंगे। अथोराइजेशन फिर हम देखते हैं हेडर के पॉज रिव्यू के अंदर। तो अभी तक देखें, आप जब पॉज कर रहे थे कोई नया रिव्यू जाके ऐड करते थे हमारी प्रीवियस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए, तो उसमें अगर आप अपना यूज़र नेम डालें तो उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट वो क्या करता था, रिव्यू की एंट्री करता था। और अगर आप कोई भी यूज़र आईडी ना डालें तो भी वो क्या करता था, रिव्यू की एंट्री करता था। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता था कि ये इनॉर्मली किसी ने रिव्यू किया जो कि हमारे सिस्टम में हमने अलाउ किया हुआ, कि अगर यूज़र नेम डालता है तो ओके ये अथेंटिक यानी इस बंदे ने रिव्यू दिया है। और अगर वो रिव्यू देना चाह रहा है, बैड रिव्यू है या गुड रिव्यू है, लेकिन वो अपनी शनाख्त नहीं पहचान बताना चाह रहा, तो देन वो अपनी यूज़र आईडी ना डाले तो भी वो एक्सेप्ट होता है। तो अभी तक हम जो कर रहे थे वो पॉस मेथड से रिव्यू को ऐड कर रहे थे, लेकिन हेडर के अंदर हम यूज़र की इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे थे। तो अब याला हम काम करेंगे कि किस तरह यूज़र की डिटेल भेज के हम एक इनॉर्मली रिव्यू की जगह एक पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट उस रिव्यू की एंट्री करवाएंगे एपीआई के अंदर। अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, पॉस मेथड उसको आपने डिस्क्राइब किया, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर ये पर्टिकुलर की है माय यूज़र टोकन कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली आपने एक एम्प्टी एरे यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसकी वैल्यू के अंदर, और ये की स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड की इस्तेमाल होती है आपकी टोकन की वैल्यू, या हैविंग अ यूजर टोकन विल क्रिएट रिव्यू विद यूजर आईडी। तो यहाँ पे जो टोकन की वैल्यू वो यहाँ पे पास होगी, तो अगर वो वैलिड टोकन की वैल्यू होगी तो वो रिव्यू इंसर्ट होगा उस पर्टिकुलर टोकन के अगेंस्ट जो भी यूजर की मैपिंग है उसके अगेंस्ट। और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो इनॉर्मली वैल्यू यहाँ पे डाल रहा है। तो देखिए नई चीज़ कुछ भी नहीं है, वही पॉस मेथड है। पॉस मेथड के अंदर आपने एक सिक्योरिटी की यानी की ऐड की है, उसके अंदर टोकन पास किया, बाकी देखिए वही चीज़ है, बॉडी वही है, बॉडी के अंदर स्कीमा जा रहा है, प्रॉपर्टीज में मैसेज डालेंगे और रेटिंग डालेंगे, तो ये तो वही पुरानी चीज़ है। और जैसे ही 201 न्यू रिसोर्स क्रिएट हो जाए, रिस्पॉन्स आपने जो दिया है तो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, और रिव्यू क्या हो जाएगा, ऐड। और पर्टिकुलर आपने जो भी स्कीमा आपको शो करवाना है जेसन फॉर्मेट के अंदर वो आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है,
इस कोड में किसी को कोई मुश्किल लग रही हो? जी दोस्तों। नो सर। ओके ग्रेट तारिक। ठीक है, तो हम इसको फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये बता रहा है कि देखें एक्स्ट्रा यूजर आईडी फील्ड, जब आप इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, तो ये इसकी पूरी यहाँ पे दिखा नहीं रहा। हाँ ये देखें, मेरा कर्सर आपको ब्लैक दिख रहा होगा, यूजर आईडी कॉलन और उसके बाद आपकी 36 डिजिट की एक यूजर आईडी यहाँ पे डली हुई है, ठीक है, हैश टाइप की। तो यहाँ पे ये यूजर आईडी पहले इंसर्ट नहीं होती थी, लेकिन अब इंसर्ट की गई है। क्यों? क्योंकि आपने हेडर के अंदर ये वैल्यू पास की थी, टोकन की वैल्यू, ठीक है, यूजर की वैल्यू, ऑथेंटिक यानी जिसने भी करी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर आईडी फील्ड इन पॉस रिव्यू के अंदर हम पास कर रहे हैं, और ये आपको नजर आ रही है जो पहले नजर नहीं आती थी। और हमने जो यहाँ पे एक चीज ऐड की है वो क्या है आपकी, माय यूजर टोकन, और यहाँ पे एरे आपने पास किया है जिसके अंदर सिक्योरिटी टोकन वगैरह आप पास करेंगे। इसने देखिए इसका एक टेबल भी बनाया है, बल्कि मैं इसको पहले डायग्राम को दिखा दूं फिर ऊपर टॉप पे आ जाते हैं। देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास एक यूआरएल है, पॉस मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिव्यूज का एक हमारे पास क्या पाथ है। इस पाथ के ऊपर हम सबसे पहले ऑथराइजेशन के जो यानी टेक्निक है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ईआरडी डायग्राम के लें, या लॉजिकल आपकी एक क्या डायग्राम है जिसके अंदर आपकी पूरी लॉजिक डिफाइन की जा रही है कि होगा क्या प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अगर देखें तो जो भी बंदा रिव्यू देने आएगा इस यूआरएल के ऊपर, सबसे पहले ऑथराइजेशन हेडर वो चेक करेगा, ठीक है, माई टोकन आईडी वाला जो तो वो चेक करेगा। अगर ऑथराइजेशन हेडर में कुछ भी नहीं है तो ये कहेगा भाई ये एनोनिमस क्या है, एक यूजर है और इसका रिव्यू ऐड कर दो, क्योंकि हमने सिस्टम में अलाउ किया हुआ। अच्छा, अगर हेडर में वो टोकन की वैल्यू जो आपने भेजी है अगर मौजूद है, माई यूजर टोकन, अगर वो वैलिड है, तो वैलिड है तो उसका जो यूजर है वो उठा लो और उस यूजर के अगेंस्ट एक नया रिव्यू, एक नई रिसोर्स क्रिएट कर दो 201 का मतलब। और अगर वो वैलिड नहीं है तो 403 इनवैलिड टोकन का एरर जनरेट कर दो। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो कि हमारे इस पॉज रिव्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसमें डायग्राम में कोई मुश्किल हो रही है दोस्तों? जी कोई और इसको समझाना चाहेगा ताकि बेहतर दूसरों को ये समझ आ जाए? जी सर। जी बिल्कुल। तारिक सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, तारिक आपकी आवाज़ परफेक्ट आ रही है। तो सर इसमें यह है कि हम अगर पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हुए रिव्यू के बाद पे अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक काम होगा ऑथराइजेशन हेडर नाम का। अगर वो है तो देन वो नेक्स्ट काम ये करेगा कि हेडर चेक करेगा वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो एक यूज़र आईडी क्रिएट कर देगा और रिस्पॉन्स करेगा 201 के कोड के साथ। अगर अच्छा नहीं है तारिक, क्या तो हमें यहाँ पे मेरा सवाल है, आपने कहा यूजर आईडी क्रिएट करेगा, जी तो यूजर थोड़ी ऐड हो रहा है, ये तो यहाँ पे देखें क्रिएट रिव्यू विद यूजर आईडी, तो जी सर रिव्यू वो क्रिएट। जी जी रिव्यू क्रिएट करेगा और आपकी यूज़र आईडी भी उसके साथ क्रिएट कर देगा। सही, परफेक्ट, बिल्कुल। अदरवाइज वो इनवैलिड, अगर टोकन वैलिड नहीं है तो फिर वो एरर दे देगा 0.0403 का कोड के साथ। एंड देन दूसरे अगर स्टार्टिंग में अगर हमारे पास हेडर नहीं है, ऑथराइजेशन हेडर, तो देन वो रिव्यू तो हमारा क्रिएट करेगा लेकिन एनोनिमस रिव्यू क्रिएट करेगा, यानी कि हमारे यूज़र आईडी वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगी और उसके साथ वो हमें 201 का एक कोड रिटर्न करेगा। बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही हो रहा है तारिक। अच्छा, तो अब ये इसी प्रॉब्लम को समझाना चाह रहे हैं अब, क्योंकि हमने पूरी उसकी डायग्राम देख ली तो अब इसको समझना तो मुश्किल हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि पूरी लॉजिक उसकी हमें समझ आ गई। हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब द ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्म इंस्टॉल एपीआई के लिए हम ये काम करने वाले हैं। सबसे पहले ऑथराइजेशन हेडर इन पॉज के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ऑथराइजेशन कर रहे हैं कहाँ पे, पॉज के मेथड से रिव्यू के यूआरएल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड ऑपरेशन नेसेसरी टू गेट द टोकन यूज इन दैट हेडर। भाई इसके लिए फर्ज है कि आप हेडर के अंदर टोकन पास करेंगे। अगर टोकन पास नहीं होगा
तो वो एनोनिमस एक रिव्यू ऐड कर देगा, और अगर टोकन की वैल्यू में कुछ भी आप पास करते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट हेडर में कुछ जा रहा, फिर वो आगे लॉजिक चेक करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि हेडर के अंदर ये चीज आना चाहिए स्पेसिफिक, हमने कहा अगर हेडर, तो हेडर में कोई भी वैल्यू तो यस, फिर वो उसके बाद चेक करेगा कि माई यूजर टोकन है, फिर उसके अगेंस्ट ये आगे प्रोसेस करेगा। तो हेडर में अगर कुछ भी आएगा तो ये दूसरे वाले पार्ट की तरफ जाके इस चीज को चेक करेगा कि ये वैल्यू है की वैल्यू, अगर है तो फिर आगे उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज 403 का एरर आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, फिर ये इसी डायग्राम को ही समझा रहा है, और ये स्पेसिफिक हमारे पास एक की है माई यूजर टोकन, जिसके अंदर वो टोकन की वैल्यू क्या करेगा, गेट करेगा, पास करेगा, और फिर उसको हम सर्वर पे उठा के उसके ज़रिए अथोराइज करेंगे, और अगर वो अथोराइज हो जाएगा तो ऑथेंटिक यूज़र है, तो देन उसके हमने जो भी रिसोर्सेस अलाउ की हैं उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी के अगेंस्ट वो ऐड कर सकता है, लाइक वो रिव्यू ऐड करे या जो भी काम करे। अच्छा, और अगर नहीं हम देंगे उसको हेडर के अंदर, तो सिंपल आपको पता है कि एनोनिमस क्या करेगा, एक रिव्यू ऐड कर देगा। इन्होंने इसको टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दिया कि होगा क्या। देखें, अगर हेडर के अंदर अथोराइजेशन आई, दूसरा वैलिड टोकन आया, तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या होगा, एक नया रिव्यू क्रिएट हो जाएगा 201 स्टेटस के साथ, और उसके साथ एक स्पेसिफिक यूजर आईडी भी इंसर्ट की जाएगी। अच्छा, अब हेडर के अंदर कुछ भी नहीं आया और टोकन भी कुछ भी नहीं है भाई, तो इसका मतलब है एनोनिमस आपका रिव्यू है, तो यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट क्या जाएगी, नल जाएगी। इसी तरह ऑथेंटिकेशन हेडर आई, लेकिन टोकन जो था वो इनवैलिड था, तो इसका मतलब क्या है, यूजर टोकन क्या है, 403 इनवैलिड। तो ये जो डायग्राम इन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स करके ये समझाई थी, उसको टैबुलर फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने डिफाइन कर दी कि रिव्यूज अगर आप यूजर आईडी नहीं देते, टोकन पास नहीं करते, तो अभी तक हमने जितने भी रिव्यूज पास किए हैं वो सारे के सारे एनोनिमस थे, जिसमें हम यूजर आईडी प्रोवाइड नहीं करते थे क्योंकि हम टोकन पास ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, यूजर आईडी टोकन हमने देख लिया किस लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अथोराइजेशन के लिए हेडर में रिक्वायर्ड है। तो हम जो यूआरएल इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉस मेथड के जरिए रिव्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम ओपन एपीआई में डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पास करनी है स्वैगर एडिटर के अंदर। इसका भी आगे हम जाके सिंटैक्स देखते हैं। ओके जी, तो गेटिंग सेटअप फॉर ऑथेंटिकेशन। तो हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन हमें ये बताती है कि भाई ये यूज़र कौन है, इसको हम ऑथेंटिकेट करना कहते हैं। माई टोकन का वेरिएबल हमें पता चल गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इस यूआरएल के ऊपर ऑपरेशन अथोराइजेशन का या अथोराइज का जो है, जिससे हम एक नया रिव्यू क्रिएट करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। तो क्या हो रहा है, इस रिव्यू पे ऑपरेशन इज अथोराइज टू क्रिएट अ रिव्यू एज गिवन यूजर और नॉट। तो अगर भाई यूजर आप देंगे, टोकन अगर आप पास करेंगे तो ओके, अदरवाइज क्या होगा, नॉट वैलिड। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अगर एज अ यूज़र कोई उसको रिव्यू देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो अभी तक फार्म एपीआई जो है, मैं उसके ऊपर एज अ यूज़र लॉग इन या साइन अप नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो हमें तो पहले एपीआई ऐसी चीज़ हमें प्रोवाइड करे जिसके ज़रिए मैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकूं, अपना यूज़र बना सकूं, यूज़र बनाने के बाद मैं अपना टोकन जनरेट कर सकूं, और फिर उस टोकन के थ्रू मैं अपनी एपीआई के अंदर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस एपीआई को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यूज़र नेम पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, अथोराइजेशन के लिए। मैं अथोराइजेशन के लिए जस्ट टोकन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए टोकन जो होता है वो आपके लिए वैलिड होता है, क्योंकि टोकन को बाद में आप सेशन बेस होता है, तो आप चाहें तो टोकन को उस सेशन को ख़त्म कर सकते हैं कि भाई अब इसका इस्तेमाल नहीं है, तो इस टोकन को आप डिस्ट्रॉय कर दो, स्टॉप कर दो।
तो ये आपका टोकन का फायदा है। जबकि यूजर नेम पासवर्ड वो तो आपको हर दफा चाहिए होगा अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए। अच्छा जी, तो अब देखिए क्या कर रहा है ये। सबसे पहले रजिस्टर अ न्यू यूजर विद पॉस स्लैश यूजर। तो हम पहले स्लैश यूजर के ऊपर जाके एक यूजर बनाएंगे, फिर पॉस मेथड स्लैश टोकन के यूआरएल पे जाके हम अपना माय यूजर जो टोकन जो है वो जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन यूजर बनाना, दूसरा ऑपरेशन टोकन को जनरेट करना। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे और ये ओपन एपीआई में बहुत ही आसान है। कोई नई स्किल्स नहीं, यानी कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ आपकी एक की वगैरह ऐड हो रही है, बाकी तमाम वही कॉन्सेप्ट हैं जो प्रीवियस आप पॉस में गेट के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटस वगैरह को हम यानी कंट्रोल यानी डिस्क्राइब कर रहे हैं ओपन एपीआई के थ्रू, तो सक्सेस के और फेलियर के जो रिस्पॉन्स है ना वो हम कर रहे हैं। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि 201 का स्टेटस था, ठीक है, और आपके पास 200 का स्टेटस था। इसी तरह जब एरर आया था, उसने ऑथेंटिकेशन गलत डाली थी तो 403 का था। तो यहाँ पे हम जो रिस्पॉन्स डिफाइन कर रहे हैं वो सक्सेस और फेलियर को हम डिस्क्राइब करेंगे ओपन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में या स्वेगर के जरिए। ठीक, सरीनाम आगे आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? ओके सर। सर मैं अपनी अच्छा स्क्रीन एक चीज थोड़ी सी, जी सॉरी सर। सर मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूं? बिल्कुल ठीक है, मैं शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? हेलो, जी सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर, आपकी यस जी स्क्रीन। सर। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखिए, एक चीज में थोड़ी सी जो है ना, दोबारा हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करते रहते हैं। तो बचपन में हमारे ना बेसिकली अभी भी आते हैं माशाल्लाह। हमारे बचपन में जो तबलीगी जमात वाले होते थे ना, वो घेरा बना के खड़े हो जाते थे मस्जिद में नमाज के बाद, जो है ना। अब तो मुझसे बहुत थोड़ी सी जो है ना बहुत सारी मिस हो जाती हैं। उस वक्त थोड़ी पाबंदी होती थी तो मस्जिद से वापस निकलना मुश्किल हो जाता, तो तबलीगी जमात वालों से बच के बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो अच्छा, तबलीगी जमात वालों का एक मकूला था जो बहुत जो है ना मेरे भी जहन में बैठ गया, कि बात को इतना दोहराओ, इतना दोहराओ, इतना दोहराओ कि वो आपकी गुट्ठी में बैठ जाए। तो उसी बात की जो है बेसिकली उसमें जो है पहलू में, कि हम पढ़ के आ रहे हैं, हम जो है बेसिकली ओपन एपीआई और स्वैगर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनका काम क्या है दोनों का। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है, आप बोलते हुए रुक गए थे गालिबन। जी, मैं तो वेट कर रहा था कोई मेरी बात के लुक में जवाब देगा कि जो है ना हम स्वैगर और ओपन एपीआई को क्यों पढ़ रहे हैं। सर क्योंकि ये ओपन एपीआई एक स्टैंडर्ड है एपीआई डेफिनेशन के लिए। एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन की, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हम जो है ये देख रहे हैं कि एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन जो है हमने एक ऐसे तरीके से कैसे करनी है कि किसी की वो डॉक्यूमेंटेशन दी जाए तो उसे एग्जैक्टली पता लग जाए कि उसने रिक्वेस्ट में क्या भेजना है, हेडर में क्या भेजना है, उसे रिस्पॉन्स में क्या सूरत में क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, और इस रिस्पॉन्स का मतलब क्या, और उस रिस्पॉन्स में क्या क्या पॉसिबल कीज हैं। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि हर एपीआई में ये चैलेंजेस होते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन से डील करना पड़ रहा होता है यूजर्स को। तो आपने बेसिकली अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कैसे बताना है कि ऑथेंटिकेशन कैसे होनी है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, और ये ऑथराइजेशन का पार्ट है। ऑथराइजेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन किस तरीके से भेजनी है आपने, जैसे सर कासिम ने बताया बेसिकली आपको कि बेसिकली हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए तो यूजर की क्रेडेंशियल चाहिए, उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड,
अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर एक नया कोड जनरेट होकर जाएगा। देन यूजर आईडी पासवर्ड के बाद वो तीसरी चीज एडिशनली डालेगा जो उस जो है ना वो कोड होगा जो उस वक्त उसकी डिवाइस पे जो साइंड डिवाइस है उसके ऊपर जो है वो नजर आ रहा हो, देन वो जो है वो उसके बाद डालेगा, तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है ऑथराइजेशन का पार्ट कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना बिलिंग का पार्ट डेटा एक्सेस करना अलाउड नहीं है और मैं बिलिंग में जाने की कोशिश करूं तो मुझे 403 यानी फॉरबिडन एरर कोड के साथ वो रिटर्न कर दे या कोई मीनिंगफुल मैसेज बता दे कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड और योर परमिशंस हैज बीन रिवोक्ड। मे बी मैं पास्ट में जो है ना उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, मुझे एक्सेस हासिल था, लेकिन अब किसी भी वजह से मेरी हरकतों की वजह से मुझे वो एक्सेस छीन लिया गया है। तो इस पे बेस करते हुए जो है बेसिकली उन्होंने ये एक सिनेरियो बताया है कि आप जो, और इसमें आपने बुक में जो है ना अच्छी बात क्या है कि शुरू से देखा है कि पूरी स्टडी डॉक्यूमेंटेशन को उन्होंने ऐसे बताया सिनेरियो वाइज, इस के बेसिकली यूज केस को लेके चले फॉर्म इंस्टॉल एपीआई को कि बेसिकली उसके जो है ना डिफरेंट फीचर्स को आपने डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, तो इस तरह से आप डिफरेंट फीचर्स भी देखते जा रहे हैं वेब एपीआई के और उन फीचर्स को डॉक्यूमेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया गया, तो इस तरह से आप तमाम ओपन एपीआई के स्पेक्स को फैमिलियर होते जा रहे हैं, आप उससे जो है क्या होना चाहिए, मुतारिफ होते जा रहे हैं। एक तो उर्दू सेशन है, बहुत अरसा हो गया उर्दू की प्रैक्टिस किए हुए, कोई दौर था मैं इश्तियाक अहमद को बहुत शौक से पढ़ा करता था, उस वक्त मेरी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही होती थी। तो यहाँ तक हम पहुंचे। हाँ, तो अब इस यूज केस सिनेरियो में इन्होंने दो एपीआईज को, दो एंड पॉइंट के, सॉरी एक वही फार्म इंस्टॉल एपीआई के दो एंड पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिनको जो है अगर मैं बहुत ये थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में कहूँ तो आप हर दूसरी वेब एप्लीकेशन में देख रहे होते हैं एक साइन अप होता है और एक साइन इन होता है। बेसिकली यहाँ पर स्लैश यूजर्स की जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये साइन अप है, आप एक यूजर को, नए यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और स्लैश टोकन्स की जो बेसिकली एंड पॉइंट है ये आपका साइन इन है जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स भेज रहे हैं और वो आपको एक नई यूनिक की दे रहा है जो आपको यूनिकली डिफाइन करी हो और अगले ऑथराइजेशंस में भी सिस्टम के लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो। अच्छा, इस जो है ना टोकन की जनरेशन में जो है कुछ चीजें बहुत जो है हम साथ साथ वेब ऐप को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है मैं आपको एक चैलेंज बता दूं कि जो है बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है। अच्छा, ये जो टोकन दिया जाता है आपको अब जो है तकरीबन दुनिया भर में ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि वो जेसन वेब टोकन भेजा जाता है। जेसन वेब टोकन में कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, एक वो डेटा मौजूद होता है जो आप ऑब्जेक्ट की सूरत में जेसन वेब टोकन को भेजते हैं, वो मेरी आईडी, मेरा डिपार्टमेंट और मल्टीपल कुछ चीजें भी हो सकती हैं और सिंगल की भी हो सकती है। दूसरी चीज उसमें जो है टाइम आउट बता दिया जाता है कि ये सेशन, सॉरी ये जो टोकन है ये कब एक्सपायर हो जाएगा। तो जो बेसिकली जो डिकोडिंग के एल्गोरिथम्स हैं जेसन वेब टोकन के, बेसिकली अब दुनिया भर की हर लैंग्वेज में, वैसे तो ये आरएफसी जो इसकी रिक्वेस्ट फॉर चेंज है, जो भी है आरएफसी, वो जो है स्पेसिफिकेशन पब्लिक है तो कोई भी उस पे अपना एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकता है और दुनिया भर की तमाम वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में भी इसके डिकोडिंग के एल्गोरिथम्स एज ए थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स और बाज लैंग्वेजेस का पार्ट मौजूद है कि जेसन वेब टोकन को आप इनकोड भी कर सकते हैं, अपना डेटा दें वो इनकोड करके एक टोकन जनरेट करके दे देगा और वो टोकन किसी डिकोड के एल्गोरिथम को दें और आप वो की दें जिसकी मदद से ये टोकन क्रिएट किया गया था, तो आपको डिकोडेड इंफॉर्मेशन वापस मिल जाएगी जो आपने इस टोकन को जनरेट करने के लिए दी थी। अब इसमें एक सिचुएशन ये होती है कि ये टोकन्स जो है ना बहुत आसानी से डिकोड हो सकते हैं, तो एक चैलेंज ये होता है कि जो है ना आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सपोज ना करें जो क्रिटिकल हो सकती है आपके सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कीज होती है ना, प्राइमरी की मतलब यूजर 1 था तो मैं अगर उसकी यूजर 1 की प्राइमरी की भेज दूं तो आगे हर जगह मुझे पता होगा कि जो है ना 1 नंबर का यूजर आ रहा है, तो ये चूंकि मैंने ही एपीआई बनाई है तो मुझे पता है कि इस टोकन में जो चीज आ रही है वो प्राइमरी की, मैं जाके क्वेरी करके उठा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि इसका मतलब ये है लोग इसकी मदद से सिस्टम को हैक करने की, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और इससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश। अगर जो है ना उन्हें जरा सा भी डाउट हो जाए कि पीछे एक प्रिडिक्टेबल एल्गोरिथम चल रहा है जो आपकी प्राइमरी कीज की जनरेशन में काम कर रहा है, तो वो अगली प्राइमरी कीज को जो है ना वो
कोशिश करना शुरू कर देते हैं गैस करना, और उनकी जो है ना उसकी मदद से जो है वो एक टोकन बनाकर फोर्जरी करके के जो है वो बेसिकली एसिड जो है ना प्रिटेंड करें कि जैसे वो बेसिकली यूजर 2 है या यूजर 3 है। तो एक जो है प्रैक्टिस अब कॉमन होती जा रही है कि आप टोकन्स जो रैंडमाइज क्रिएट करें और पर सेशन बेसिस पे, यानी मैं लॉगिन हो रहा हूँ तो एक रैंडम टोकन मुझे जो है वो जनरेट करके आप मुझे असाइन करें, और वो सिर्फ उस सेशन के लिए हो, 1 घंटे के लिए या मेरे लॉगिन पीरियड के लिए। जैसे मैं लॉगिन लॉग आउट करूं, मेरी टेबल में से मेरे जो है डेटाबेस में मेरे रिकॉर्ड में से वो टोकन को इरेज कर दिया जाए, ताकि उस टोकन को कोई रिप्रोड्यूस ना, बेसिकली उसकी मदद से दोबारा जो है वो मेरी जो है ना ऑथराइज्ड रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सकता। तो एक साथ में ये भी चैलेंज होता है कि आपने टोकन्स को नॉन प्रेडिक्टेबल बनाना होता है। ठीक है, टोकन बनाना तो JWT की लाइब्रेरी का काम है। आप हमने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो टोकन बनाने के लिए देनी है वो कोशिश करते हैं हम कि प्रेडिक्टेबल ना। खैर, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि बेसिकली अब ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का जो डेटा है इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो कि टोकन जो है बेसिकली जब क्रिएट हो जाएगा तो वो हेडर के अंदर जा रहा होगा। जो सर कासिम ने बताया कि एक आर्बिट्ररी की माई यूजर टोकन के नाम से बनाई गई थी और डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई गई थी। मैं थोड़ा सा अगर ऊपर आऊं तो सिक्योरिटी के की के अंदर, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी की के अंदर माई यूजर टोकन की एक आर्बिट्ररी की और उसमें एक एम्प्टी एरे बता दी गई थी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी YAML में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज का मतलब एरे नहीं है। एरे का मतलब यहाँ पर हाइफन साइन जब होता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ना बेसिकली ऐसी जो है ना रिकॉर्ड है जो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रेप्लिकेट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। इसको YAML की दुनिया में ये भी कहते हैं कि ये एक एरे है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन जो है ना क्लोज बेसिकली एक प्लेस होल्डर बता दिया आपने कि माई यूजर टोकन की डेफिनेशन में आगे कहीं बताऊंगा कि माई यूजर टोकन में है ना होना क्या है। तो बेसिकली एक एडिशनल टोकन आपने हमने इंफॉर्मेशन के लिए देखा कि ऑथेंटिकेशन के लिए जब हम बात करें, ऑथराइजेशन के लिए जब हम बात करें तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी सिक्योरिटी की के अंदर कोई भी आर्बिट्ररी एक की बना लेंगे और उसके साथ ओपन और क्लोज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देंगे। फिर हमने क्या करना है कि इसी YAML के अंदर एक नया सेक्शन बनाना है जिसका नाम हमने देना है कंपोनेंट, क्या नाम था, हम वापस इस पे आते हैं, पहले जो है ना वो एक वैल्यू देख लें कंपोनेंट्स। कभी स्कीम्स कंपोनेंट्स ऐसे ही आएंगे। देन जो हमने माई यूजर टोकन जो भी की रखी थी ऊपर यहाँ पर हमने सिक्योरिटी के अंडर में, उसके अंडर उस की को बताना है हमने, और उस की को बताने के बाद हम जो है उसकी टाइप बताएंगे कि ये जो की के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी उसकी टाइप क्या है, क्या API की है या कोई दूसरी चीज है। इसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं API की है और शायद OAuth है, इसको भी फिर बाद में हम देख लेंगे कि टाइप में क्या क्या आ सकता है। ये चीजें आ सकती हैं टाइप में, हाँ, API की, HTTP, ऑथ और OpenID कनेक्ट, ये 4 चीजें जो है ना इनमें से आ सकती हैं। देन इनका मतलब कि जो है ये एज ए बॉडी जाएगी या हेडर में, तो हेडर का मतलब है कि ये जो है की जो है बेसिकली हेडर में जाएगी, और हेडर में जब वो की प्रोड्यूस होगी तो उसका नाम, हेडर में किस की के अंदर जो है ना ये वैल्यू मिलेगी, तो जो है ना मैं कहूंगा कि वो माई यूजर टोकन की वैल्यू है। तो हमने कहा ऑथराइजेशन के नाम की होगी जिसके अंदर जो वैल्यू होगी वो मेरी माई यूजर टोकन की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है। इनमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर इस की का नाम चेंज कर सकते हैं, माई यूजर टोकन की का नाम चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है उनको इसी फ्लो में होना है। ठीक है, माई यूजर टोकन, लेकिन फिर सिक्योरिटी के अंदर भी ऊपर भी मुझे वो नाम चेंज करना होगा और नीचे यहाँ भी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने डिस्कशन के ऊपर, जहां से हम आए थे कि जो है ना स्लैश यूजर्स के ऊपर उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो बेसिकली ये एक फॉर्म इंस्टॉल API की जो है ना साइन अप की जो है ना वो API है। आपकी अपनी API जो है साइन अप की API होगी तो वो डिफरेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन ले सकती है। क्या चीज कॉमन होगी, यूजर नेम और पासवर्ड उसमें कॉमन होगा, ये 2 चीजें लाजमी होंगी। मजीद इसके साथ और मजीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है यूजर नेम की का नाम आपके पास चेंज हो, आप ये कहें कि नहीं मैं यूजर नेम नहीं यू नेम रखूंगा,
या यूजर आईडी रखूंगा या लॉगिन आईडी रखूंगा। पासवर्ड को मैं स्मॉल पासवर्ड नहीं रखूंगा, कैपिटल पी से पासवर्ड रखूंगा, या कोई पास रखना चाह रहा है। आप इस तरह की रैंडमाइजेशन कर दें ताकि आपके डेटाबेसेस के ऊपर सिक्योरिटी अटैक्स जो है ना, हैकिंग अटैक्स जो है वो मिनिमाइज कर सकते हो आप। नॉर्म से हटके, यानी जो हर बंदा कर रहा है उससे हटके ये चीजें, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको आपने थोड़ा सा रैंडमाइज रखना होता है। जो नॉर्म है उससे हटके जो है आपको सोच के रख। तो बेसिकली ये हो गया आपका साइन अप, जिसमें आपने स्लैश यूजर्स में डेटा भेजना है, तो आपको एक यूजर क्रिएट होके मिल जाएगा। और जो सर कासिम ने बताया था, डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था आपको कि रिस्पॉन्स में आपको यूजर आईडी मिल रही थी, और क्या था, ये रिव्यूज का है, नहीं ये कुछ, ये तो रिव्यूज का है। ओके, वो शायद नीचे है टेबल, ये है स्लैश यूजर्स की जो है ना एपीआई एंड पॉइंट के ऊपर पोस्ट में ये जो एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, उस स्कीमा का जो है बेसिकली टाइप ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज के अंदर यूजर नेम की आएगी जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, देन पासवर्ड की होगी और फुल नेम की होगी। रिस्पॉन्सेज के अंदर जो आपको स्कीमा मिलेगा उसकी टाइप भी ऑब्जेक्ट है, उसमें यूजर नेम मिलेगा और ये एक यूयूआईडी, यूनिवर्सली यूयूआईडी जो है बेसिकली एक एब्रिविएशन ऑफ यूनिवर्सली यूनिक आईडी। तो इसका भी अपना एक आरएफसी डिफाइंड है, ये एक मखसूस एल्गोरिथम के मुताबिक काम करती है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सिस्टम की क्लॉक यूज होती है, एक सूडो रैंडम नंबर जनरेट होता है, वो एज ए सीड यूज होता है, और कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से जो है बेसिकली आप जो है यूयूआईडी को जनरेट करते हैं। इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इसका वर्जन 1 है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, उनके डिफरेंट जो है वो बेसिकली हर वर्जन का अपना एक थोड़ा सा वेरिएंस है, थोड़ी सी डिफरेंस है, जिसकी मदद से आप वेरिएबिलिटी रैंडमाइजेशन को जो है, वही जो मैं आपसे बात करता कि प्रेडिक्टेबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, कि कोई उसको बेसिकली रिप्रोड्यूस कर सकता हो कि अगला जो है वो जो यूयूआईडी जनरेट हो रहा होगा वो ये बन सकता है। देन उसके बाद जो है बेसिकली ये साइन अप की हो गई स्लैश यूजर्स, यानी मैंने जैसे बताया स्लैश यूजर्स का मतलब है ये एक साइन अप की जो है ना वो एपीआई एंड पॉइंट है। स्लैश टोकन्स का मतलब ये लॉगिन का, यूजर बन गया, उसका यूजर आईडी पासवर्ड महफूज हो गया आपके सिस्टम के अंदर, अब जो है लॉगिन करना है उसने, तो लॉगिन के लिए जो एंड पॉइंट है उसका नाम यहाँ पर फार्म्स इंस्टॉल एपीआई में स्लैश टोकन्स है। लॉगिन के लिए जैसे हमें पता है कि यूजर नेम और पासवर्ड सही होता है, तो बॉडी स्कीमा के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया, और रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अंदर जो है बेसिकली सिंगल की है जिसका नाम की का नाम टोकन है, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो एक जो है हर सिस्टम की अपनी एक स्कीम होती है जिसके मुताबिक वो टोकन जनरेट करके भेज रहा होता है। लेकिन कॉमन चीज क्या है, ये टोकन एक स्पेसिफिक यूजर को या सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। यानी दो सिस्टम्स भी आपस में बात कर सकते हैं ना, कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर रहा है और ऑथेंटिकेट करने के लिए कि हाँ मैं लेजिटिमेट सिस्टम हूँ जो कि जो है ना एक्सपेक्टेड था तुमसे बात करेगा, वो एपीआई की को लेकर आ रहा होता है। तो उस सूरत में सिस्टम टू सिस्टम भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है, तो वो उस सूरत में इस सिस्टम को या इस अकाउंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन इन्होंने एग्जाम्पल स्क्रीन बताई है कि जो है बेसिकली आप इस तरह से फार्म इंस्टॉल एपीआई के ऊपर हिट करके इसको चेक कर सकते हैं एपीआईज को, और यूजर क्रिएट कर लें, आपको जो है यूजर आईडी और यूयूआईडी मिल जाएगी, यूजर नेम और यूयूआईडी मिल जाएगी। देन यूजर आईडी पासवर्ड चूंकि आपने डाले हैं, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करें, तो आपको स्लैश टोकन्स के ऊपर रिक्वेस्ट करें तो आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे और आपको एक टोकन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप रिव्यूज जो है वो कर सकते हैं। और रिव्यूज के लिए हेडर के अंदर ऑथराइजेशन की आपने अटैच करनी है और उसके अंदर जो टोकन आया था वो वैल्यू भेजनी है। तो आप जो है बेसिकली उस आपको देखेंगे कि जो है रिव्यू जो अब क्रिएट होगा वो उस लॉगिन आईडी के अगेंस्ट में होगा, एनोनिमस नहीं होगा। ये था बेसिकली यहाँ तक का टॉपिक, और इसके अंदर जो है कोई भी सवाल है तो आप मुझे बताएं। मेरे पास सेटअप नहीं है। सर कासिम, क्या आप ये जो है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इसका जो है फार्म इंस्टॉल एपीआई पे हिट करके?
सर बेसिकली इसकी इंडेंटेशन वगैरह सेट करना पड़ेगी, तो मैं भी कुछ नहीं, टाइम। अगर हम फॉर्म स्टाइल एपीआई को बस पोस्टमैन से मारना है ना, हमें हमें उसको नहीं करना, क्या नाम है, स्वैगर एडिटर में नहीं जाते ना हम। ओके, मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन से ना हम फॉर्म स्टाइल एपीआई के आपके पास सेटअप हुआ था ना। जी जी, मैं 1 मिनट कर लेता हूँ। जजाकल्ला। आपका सर व्हाट्सएप दिख रहा है। मैं हटा देता सर। नहीं, जजाकल्ला, भाभी नाराज हो जाएंगी अगर कोई आपकी जो ना मैसेजेस देख लिए। या जी बिल्कुल। जी सर, अब क्या करना है बताएं। इसमें स्लैश यूजर्स की जो है ना, बेसिकली पहले हम जो है वो हिट करते हैं एंड पॉइंट को, और उसमें जो है कीज उठा लेते हैं। पॉस्ट मेथड। जी, पोस्ट मेथड है। वेरिएबल का नाम मैं चेक करता हूँ। बेस यूआरएल ही था सर। यस सर, बेस यूआरएल 1। ओके सर। वो पता नहीं ऐड हुआ या नहीं हुआ। ओके, ये नीचे वाला ही। सिंगल कर्ली ब्रैकेट्स थे, डबल थे सर? डबल कर्ली ब्रैकेट ही था शायद। डबल कर हाँ, आ गया। ठीक है। अब यूजर। स्लैश यूजर्स। जी। अब इसमें जो है ना बेसिकली बुक से देख लेते हैं कौन सी की में यूजर नेम जाना है और कौन सी की में वैल्यू जानी है, सॉरी पासवर्ड जाना है। स्मॉल पी से पासवर्ड था पूरा, और ये यूजर नेम, पासवर्ड और फुल नेम, ये तीन चीजें जानी है। जी। हेडर में पास करनी है। नहीं नहीं सर, बॉडी में। सर की को भी ना कोटेशंस में ले लीजिएगा। जी सर, मुझे याद आ गया था वो यमल करते करते ना। जी। YAML में हमें स्ट्रिंग को भी कोटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जैक्टली। सर यूजर नेम थोड़ा यूनिक देना होगा हमें। कासिम शायद ऑलरेडी अब जो है ना टेकन हो। हाँ, ये बेहतर है। सही है। क्या है? 200 स्टेटस दिखा रहे हैं। तो रिस्पांस, रॉ रिस्पांस जो है ना HTML क्यों आया? एक मिनट, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा रिस्पांस में। ये क्या है? ओके।
यू नीड टू इनेबल क्या था इसमें? अच्छा, एक काम कीजिएगा, इसको कंट्रोल करके कॉपी कीजिएगा रिस्पॉन्स में जो एचटीएमएल आई है। अच्छा सर, गूगल में आके ना इसको ब्राउजर में कोड पेन में कर लेते हैं। कोड पेन एडिटर खोल लीजिएगा। कोड पेन में लाइव दिख जाएगा कि इसमें है क्या एचटीएमएल में। यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग में आइएगा, लेफ्ट पे जी, एचटीएमएल में पेस्ट कर दीजिएगा इसको, सबसे लेफ्ट वाले में जी। अब देखिए नीचे प्रीव्यू आ जाएगा हमारे पास। क्या आया? व्हाइट कुछ भी पेज। नहीं आया। नो। कोई एरर आया हुआ है यहाँ पर? स्क्रॉल अप कीजिएगा, इस एरर क्या है ये? वो कह रहा है अच्छा आपने जावास्क्रिप्ट भी यहाँ रखी है, जावास्क्रिप्ट कट करके जावास्क्रिप्ट में रखने, वो ये कह रहा है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो कुछ है ना उसको जावास्क्रिप्ट में डाल, जेएस के उसमें टैब में डालना। यहाँ से बिल्कुल इसको जेएस में डाल दें। अब क्या एरर है भाई? अच्छा, स्लैश स्टैटिक तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है ना, सही है। असल में ये जो है कोई उसके लोकल के वो हैं। खैर यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या जो है ना कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे ये। सर ये सिंगल कोट्स के बजाय डबल कोट यूज करके देखिएगा, क्योंकि ये अजीब सी बात है, ये होना चाहिए था इसमें जो है ना। मुझे लग रहा है इसे डेटा समझ नहीं आया हमारा। सेम वही है। स्टिल HTML ही आई है। यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। ओके, रिव्यू ही देख सकते थे हम यहाँ पर। नहीं, ये क्या बात हुई, जावास्क्रिप्ट तो इनेबल है। अच्छा, सर हेडर में शायद एप्लीकेशन टैब नहीं डाली। नहीं इससे फर्क नहीं एप्लीकेशन पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जाती है। एक्स रेट लिमिट 36 थी और रिमेनिंग 35 है, तो रेड लिमिट भी नहीं जो है ना वो गई है मसले में। और स्टेटस सर 200 आ रहे हैं। उसके लिए तो ये जो है ना बेसिकली वो है कि, लेकिन इनेबल जावास्क्रिप्ट इन दिस ऐप का मतलब क्या हुआ? और वो कह रहा है कि ये हो जाती है। अच्छा, रिस्पॉन्स सॉरी क्वेरी हेडर्स में क्या गया है हमारे पास से, वो सही गई है, क्या नाम है, यूआरएल सही गई है। यूजर से चेक कर लेता हूँ। थी तो यूजर्स ही, स्लैश यूजर्स ही है जी। ये क्रिएट रजिस्टर्ड तो नहीं करना होगा? नहीं 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 नहीं, स्लैश यूजर्स है, रिक्वेस्ट स्लैश वो तो वो कह रहा है विल क्रिएट और रजिस्टर। यहाँ पे ना पोस्ट स्लैश यूजर्स जो लिखा है वो ये एपीआई, ये देखें, पोस्ट स्लैश यूजर्स एपीआई एंड पॉइंट है। मेरे ख्याल में अगर हम पूरा हार्ड कोडेड जो है ना वो डालें यूआरएल, फॉर्म इंस्टॉल एपीआई का बेस जी यूआरएल हटाएं अगर वेरिएबल को, वहां से तो कोई गलती गड़बड़ नहीं हो रही। दोनों के नाम सेम हो रहे इस वजह से। होना तो नहीं चाहिए। अभी ट्राई कीजिएगा सर। अब तो कुछ भी नहीं क्या आया। है? कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, स्लैश ए नहीं आएगा, स्लैश ए नहीं आएगा। हम्म ये सिंगल स्लैश है डबल स्लैश है? देखिए मुझे सिंगल स्लैश लग रहा है। जी डबल होगा। अब ट्राई कीजिएगा।
अब आगे मे बी उसमें ना बेस यूआरएल के वेरिएबल में कोई इशू था, मतलब क्योंकि वहां से हम लाएं तो उसमें जो है ना, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यूजर आईडी बना गई कासिम 123456 और पासवर्ड भी हमें पता है। सर नई रिक्वेस्ट बना के उसमें जो है ना स्लैश अब टोकन्स की जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं। सो रिव्यू के एक हम बनाते हैं। अब पहले तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ओके स्लैश टोकन्स की बनाते हैं और इसमें जो है ना हम जो है बेसिकली, तो इसका नाम लॉगिन रख सकते हैं आप। जी बिल्कुल एग्जैक्टली पोस्ट मेथड ये भी पोस्ट है जी बिल्कुल। और यहाँ पे है टोकन। वो वाली कंप्लीट यूआरएल दे दें जो हमने बेस यूआरएल अभी कॉपी की है, सेकंड पे आ रही है। स्लैश टोकन्स हो जाएगा। टोकन है टोकन्स आई थिंक टोकन्स है। जी टोकन्स है, ये नहीं स्लैश टोकन्स पोस्ट स्लैश टोकन्स। ओके रिव्यू एस लगा देते हैं। जी बिल्कुल। हेडर में पास करना है। इसके बाद बॉडी में इसके जो है ना, इसमें बॉडी में बेसिकली बॉडी में जो है हमारे पास आएंगे पोस्ट स्लैश टोकन्स में यूजर नेम आएगा ऑल स्मॉल में, और वैल्यू में आप वही बात कर देंगे कासिम 123456। जी सर। अब इसको जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं। ये टोकन आपको टोकन मिल गया है। इसको जो है ना अब रिव्यूज की यूआरएल में आए, आपके पास शायद बनी हुई है वो। जी ये वाली, इसमें ना रिव्यूज में जो है, अच्छा ओके आप नई पे आ गए, ठीक है मैं नहीं बना लेता हूँ सर। बिल्कुल सही, नई बना लें। और ये पोस्ट की होगी। ऑथराइजेशन के नाम से की बनेगी इसकी। और यहाँ पे टोकन पेस्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम यूआरएल पे। स्लैश रिव्यूज हो जाएगा। बॉडी में जो है ना हम रिव्यूज के ऊपर जो हमें डेटा भेजना है, स्लैश रिव्यूज में हमें क्या भेजना है, पहले हमने भेजा हुआ है ना स्लैश रिव्यूज का। जी, भेजा तो सर। स्लैश रिव्यूज में की का नाम क्या था जिसमें डेटा जाता है। वहीं से देख लेते हैं, मैसेज है कुछ। जी ऐसे ही कुछ था। वो जो है असल में पिछले चैप्टर में था वो, जब मैसेज हमने एंड रेटिंग। एनोनिमस वो क्रिएट किए थे। या मैसेज है, मैसेज एंड रेटिंग। बिल्कुल ठीक है।
डन। अब अगर आप रिव्यूज की जो है ना लिस्ट लें, देखें आपका रिव्यू क्रिएट हो गया और यूजर आईडी भी वो हुई कि इस यूजर आईडी ने ये रिव्यू दिया है। अब आप रिव्यूज की लिस्ट लें जो 5 के हों। ओके, सो गेट पे जाके ले लेते हैं। जी यही वाली है बिल्कुल। अच्छा, URL 2 है यहाँ पे ना। देखें आपका ना रिव्यू आया है, बहुत सारे आए होंगे उसमें, आपका रिव्यू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद से कंट्रोल F कर सकते हैं। ओके, ये आ गया, इसमें यूजर आईडी मौजूद है कि इन यूजर्स ने जो है ना बेसिकली ये वो, अब आपने जो लॉगिन किया था उसमें यूयूआईडी, साइन अप में आपको यूयूआईडी मिली थी, आप अपनी यूयूआईडी मैच कर सकते हैं इससे। साइन अप में मिली थी, सॉरी, यूजर्स का जो बेसिकली था राउट, उसमें आपको यूयूआईडी मिली है, तो वो यूयूआईडी आप मैच कर सकते हैं। वो यूयूआईडी मैच कर रही होगी उससे, जो कि जो है अभी जो है उसमें उसने दिखाई है। ये क्रिएट यूजर है, हाँ साइन अप कह सकते हैं आप बिल्कुल। सही, सेम ही है। तो ये था बेसिकली कि आपने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को बेसिकली डॉक्यूमेंट कैसे करना है। आपने एक आर्बिट्ररी जो है की बनानी है सिक्योरिटी के अंडर में, सिक्योरिटी की के अंडर में आपने कि जो है कि इसकी डेफिनेशन में बाद में देखूंगा बताऊंगा, और फिर कंपोनेंट्स के सेक्शन में आपने उसका स्कीमा डिफाइन करना है कि ये जो टोकन है ये आपने कहाँ से भेजना है। ऑथ की में जाएगा, एपीआई की में, सॉरी इसकी, और एपीआई की डिलीवर कैसे होगी बेसिकली, हेडर में जाएगी, कैसे जाएगी, बॉडी में जाएगी। और इसके अलावा ऑथ बेसिकली ऑथ से हो सकता है, ओपन आईडी कनेक्ट से हो सकता है। तो ये आपकी जो है बेसिकली एक छोटी सी मतलब 4 या 5 कीज को डिफाइन करने के लिए पूरा यूज केस जो है बुक वाले ने बनाया था कि इस तरह से आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ तक कोई भी सवाल सर कासिम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत परफेक्टली समझाया है और विद प्रैक्टिकल आपने करवा दिया। जज़ाकल्लाह सर। जी तारिक भाई, राव, आकिब भाई, तुफैल भाई, कोई भी बात ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ मजीद जो है इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम इस पे बात कर सकते हैं। I'm sorry सर, बड़ा बुनियादी सा मसला, मैं चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाया। लाइक ये तो फॉर्म स्टाइल की तो एपीआई हमें मिली हुई है ना। अगर हमने एक एपीआई खुद बनानी हो तो उसमें जब हम पोस्ट में स्लैश यूजर्स लिखते हैं तो हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब है। जो बेसिकली यूजर जनरल क्रिएट ना, आप ये सोचें साइन अप का फॉर्म है पीछे, हम तो जो है ना बेसिकली पोस्टमैन से टेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन आगे फ्रंट पे एक क्लाइंट है जिसके पास फॉर्म मौजूद है जिसमें वो अपनी एंट्री कर रहा है। उसने अपना यूजर नेम डाला उस फॉर्म में, उस फॉर्म के अंदर उसने अपना पासवर्ड डाला और उसने अपना फुल नेम डाला। यही तो करते हैं हम किसी भी पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाने के लिए। सही है, ठीक है सर। सर तो असल में बेसिकली मुझे एपीआई मैन्युफैक्चरर, एपीआई प्रोग्रामर ने क्या किया, उसने यूजर क्रिएट करने की, यूजर साइन अप की एपीआई दी। अब इसके आगे फायदा क्या है? हो सकता है यूजर मोबाइल से साइन अप करना चाहे, हो सकता है वो वेब से इंटरफेस से। अब उसके आगे क्लाइंट साइड आपकी चॉइस है कि आप किस तरह डिजाइन करो। सो सर, ये जो हमने एक स्लैश यूजर्स का एक हमने एपीआई, इसको पॉइंट दिया है, जी एंड एक पॉइंट, एंड जी पॉइंट दिया बिल्कुल। है। तो ये एंड पॉइंट मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मुझे असल में चीज़ों की ज़रा कम समझ है इस मामले में। अभी मतलब नहीं मैं नहीं, नया हूँ वेब डेवलपमेंट में। तो जब हमने एक स्लैश यूजर्स का एंड पॉइंट दिया तो हमने पीछे सब कुछ, मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक क्लाइंट के लिए पूरा ये एक राउट डिफाइन किया गया, या कि अगर आप स्लैश यूजर्स करेंगे पोस्ट में तो फिर आप अपने आप को साइन अप करेंगे, या ये जेनेरिक एक चीज है कि जब आप एक एपीआई बनाते हैं तो पोस्ट में जब स्लैश यूजर्स में अगर आप इस तरह से अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हैं तो आप साइन अप हो जाते हैं। ये एक जेनेरिक चीज है,
या फॉर्म स्टाइल ने पहले से ये किया हुआ है, या देखिए सारे कर सकते हैं? बेसिकली सर कासिम ने आपको एक बात बताई थी, दो अप्रोचेज है ना, एक रेस्टाफारियन है और एक नो रेस्टाफारियन है। रेस्ट अप्रोच है, नो रेस्ट अप्रोच है। रेस्ट अप्रोच में क्या होता है कि आपकी यूआरएल्स आपके जो है ना रिसोर्सेज के नाम हो और वर्ब्स बता रहे हो कि आपने इस रिसोर्स के साथ क्या करना है। यूजर एक रिसोर्स है, साइन अप क्या है, मैं यूजर क्रिएट करने जा रहा हूं। तो रेस्ट अप्रोच क्या कहती है, स्लैश यूजर का यूआरएल हो और जो है ना पोस्ट उसको क्रिएट करेगी। पोस्ट की जो एचटीटीपी वर्ब है, पोस्ट का एचटीटीपी वर्ब अगर कॉल हो रहा है तो वो क्रिएट होगा। फार्म इंस्टॉल ने रेस्ट अप्रोच को फॉलो किया है। मैं अगर बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार ये तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, लोग तो अटैक मारना शुरू कर देंगे मेरे सिस्टम के ऊपर, मैं क्रिएट यूजर की जो है ना यूआरएल रखूंगा और स्लैश यूजर गेट नहीं होगी, स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन होगी या स्लैश यूजर लॉगिन होगी मेरी यूआरएल का नाम। तो ये मेरा बीइंग ए डेवलपर मेरी चॉइस है कि मैं किस तरह से जा रहा हूं। रेस्ट अप्रोच वो कहती है जो बेसिकली फॉर्म इंस्टॉल ने कहा है, किया हुआ है, कि रिसोर्स का नाम एंड पॉइंट बनाओ और एचटीटीपी वर्ब बताए कि उस रिसोर्स के साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। रिसोर्स रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, गेट की यूआरएल मार दूं। रिसोर्स डिलीट करनी है, सॉरी गेट का वर्ब कॉल करूं। अगर रिसोर्स डिलीट करनी है यानी एक यूजर डिलीट करना है तो मैं डिलीट की एचटीटीपी वर्ब कॉल करूं और स्लैश यूजर ही रहेगी एंड पॉइंट की यूआरएल। मुझे अपडेट करना है तो मैं क्या करूं, पुट की, या जो है हमने एक और देखा था ना, वो क्या था, पैच भी देखा था ना हमने, पैच या पुट होगा, हाँ जी। पैच या पुट की जो है ना मैं बेसिकली एचटीटीपी वर्ब कॉल करूं और डेटा को जो है ना बेसिक, तो ये रेस्ट अप्रोच है। ये जेनरिक जो है ना आप प्रॉपर मतलब जेनरिक आपकी एक तरह से टर्म काफी क्लोज है, बेहतर वर्ड होगा हम ये कहें कि ये रेस्ट अप्रोच है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पीछे कोई ऐसा सिस्टम लिखा हुआ है कि मैजिकली सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं किसी भी जो है ना यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना पोर्टल पे जाऊं और स्लैश यूजर्स मैं पोस्ट की यूआरएल मार दूं, पोस्ट का एचटीटीपी वर्ब कॉल करूं और उसमें कुछ डेटा भेज दूं तो वहां कुछ यूजर क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली साइन अप सिस्टम वहां मौजूद है लेकिन हो सकता है उसका उनका एंड पॉइंट डिफरेंट हो और साइन अप सिस्टम उन्होंने इस फ्रॉम द स्क्रैच खुद लिखा होगा। मैं समझ गया हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। सर ये और जो कोई सवाल किसी आप का? कह रहे थे कि और बाद में राव साहब आपने इज़हारे नफसी में जो है ना बेसिकली इनके सारे नफसी में जो है नहीं, ना आपने इतनी बात कर दी थी कि बहुत बेसिक से सवाल है। आई एम श्योर कि ये बहुत सारों के लिए बहुत हेल्पफुल था। सवाल आपका बहुत वैलिड और बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा था। सर ये अगर हम बात में जैसा भी आपने कहा कि रेस्टफुल अप्रोच में हम यूज़र लिखते हैं अगर हमें साइन अप करना हो तो यूजर मतलब क्रिएट अगर हम करना, साइन अप तो बेसिकली हमारा अब एक इंडस्ट्री टर्म बनता चला जाए ना, जा रहा है ना। एक्चुअली साइन अप का मकसद क्या है, एक यूजर क्रिएट, अकाउंट क्रिएट हो जाना। जी तो अगर फिर हमें दूसरा कोई कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए अगर हम अपनी ऐप बना रहे हैं तो सर हम मतलब जो भी क्रिएट करेंगे तो वो तो वैसे भी मतलब इसी रिलेटेड होगा ना कि हम कोई क्या कहते हैं यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि क्रिएट अ यूज़र या कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से भी कोई हैकर हैक कर सकता है क्योंकि ये तो हाँ जनरल कर मीनिंग सकता है क्योंकि उसे यूआरएल में नजर आ रहा होगा, या वो जो है ना कोई भी डेव एलिमेंट खोलेगा और जो है ना उसे नजर आ जाएगा कि मेरी यूआरएल क्या है। मैंने तो एज एन एग्जांपल कहा था, बट आई नो अगर जब मैं ये बात कर यूआरएल रहा था पता कि होता तो कुछ भी कर बहुत एक सिंगल स्टेप में मैं ये देख सकता हूँ कि साइन अप तो पब्लिक एक एक्शन है ना। साइन अप एक ऐसा एक्शन है जो पब्लिक है ना, कोई भी कर सकता है मेरे सिस्टम में, तो वो यूआरएल तो कोई भी देख सकता है कि साइन अप की यूआरएल क्या है। तो जैसे सर वही सरकासिम मैं एक यही काम कह रहा हूँ कीजिएगा, कि अगर सरकासिम एक काम कीजिएगा, कोई जो है ना ऐसी जो है ना साइट खोलिएगा जहां पर साइन अप फॉर्म हो। जैसे आप एक काम करें उस पे आ जाएं, क्या कहना, कौन सी साइट, इसी पे आ जाएं, पेन कोड पेन पे ही करते हैं काम, कोड पेन पे आ जाएं, साइन अप का एक बटन था ना वहां पर, हाँ लीव कर दें और जो है ना कोड जो है ना उसमें खोल लें, क्या नाम है, डेव टूल, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें।
इसमें जो है ना बेसिकली नेटवर्क टैब में आए, राइट पे, हाँ नेटवर्क टैब में, और यहाँ पे प्रिजर्व लॉग कर दें, प्रिजर्व लॉग पे चेक मार्क कर दें, ऊपर ऊपर सर ऊपर, जी प्रिजर्व लॉग पे चेक मार्क कर दें। अब जो है ना यहाँ पे साइन अप विद ईमेल करके, साइन अप विद ईमेल करके एक फॉर्म फिल करके हिट कर दें, सबमिट कर दें। देखिए ये कोई भी साइट है रैंडम जो हमने चूज कर ली, कोड पेन, और जो है ना एक यूआरएल है, और यहाँ देखिएगा ये जो है ना इनकी सबसे पहली आई गेट की ही, कि ये फॉर्म गेट करने क्या था कि व्यू खुल जाए मेरे पास, वो ही अकाउंट स्लैश साइन अप स्लैश यूजर स्लैश फ्री है, ठीक है। कोई भी एक रैंडम ईमेल डाल दें @gmail.com करके, भले वैलिड जीमेल आईडी ना हो, कुछ भी हो। अभी तो हमने सिर्फ ये देखना है कि बेसिकली मैं यूआरएल कितनी आसानी से देख सकता हूँ कि किस यूआरएल पे जो है ना ये पोस्ट की रिक्वेस्ट जा रही है। जा चुकी है। वापस नेटवर्क टैब पे आ जाएगा, सरकार से नेटवर्क टैब पे आएगी। सर आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं नेटवर्क टैब पे ही हूँ। हेलो, जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? इस पर आप दोनों की आवाज आ रही है। सर इनाम, आपकी आवाज हमें आ रही है। आई एम सॉरी, मेरा नेट, सॉरी मेरा नेट डीसी हो गया था। सर नेटवर्क टैब में स्क्रॉल अप कीजिएगा, बिल्कुल टॉप पर आ जाए। यस सर। अच्छा, यहाँ 1 से 4 करके रिक्वेस्ट होगी, डुप्लीकेट अंडरस्कोर चेक, इस पे क्लिक कीजिएगा। ये सर कौन सी फिर गया वाली? नेट, या अल्लाह। सर आपकी आवाज़ आ रही है हमें। सॉरी सर, मेरा नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त अचानक। डुप्लीकेट, जी सर, अब बोलिएगा। सर इनाम, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। सर हेडर पे क्लिक कीजिए। जी
अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही आ है, रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। चलें, जज़ाकल्लाह। सर कासिम ने कॉल कर ली थी कि मैं उनका माइक यूज कर लूं, तो अब हम इस तरह वापस आ जाते हैं। जज़ाकल्लाह सर कासिम। अच्छा, ये देखिए, ये जो रिक्वेस्ट यूआरएल है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो है ना बेसिकली अकाउंट्स स्लैश डुप्लीकेट चेक के ऊपर जो है बेसिकली ये हमारी एक जो है वो गई थी साइन अप की रिक्वेस्ट कि अगर जो है डुप्लीकेट चेक है पास हो जाता है कि डुप्लीकेशन नहीं है यूआईडी की, तो जो है अकाउंट क्रिएट कर दिया जाए। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई साइन अप के लिए जो है रेस्ट अप्रोच ही फॉलो कर रहा हो, वो कोई डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो और दूसरे ये यूआरएल ढूंढना, जो बेसिकली मैंने ये बताया था कि मैं उससे बचने के लिए एक बहुत अलग यूआरएल यूज करूंगा, तो वो मैं एक रैंडमली एग्जांपल दे रहा था। यूआरएल ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि साइन अप एक पब्लिक एक्टिविटी है जो कोई भी कर सकता है। साइन अप हो गया, और फिर उसके बाद जो प्रोटेक्टेड जो ऑथराइज्ड यूआरएल्स हैं, उनको सिर्फ वो बंदे एक्सेस कर सकते हैं जो ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, वो आगे जाएंगे तो जो है वो बेसिकली उन प्रिविलेजेस को यूज कर सकते हैं। यानी सर हम ऐसे कहते हैं कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और उधर हम साइन अप कर लेते हैं, और उसके बाद हमें जिस तरह वेबसाइट दिखा रही होती है कि अपने ईमेल पे जाइए और उधर से वेरीफाई कीजिए। सो जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते, हम सर्टेन यूजर एक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जी, तो ये अप्रोच होती है डॉज अटैक्स को जो है ना बेसिकली, या फेक अकाउंट्स को, कि जो बेसिकली बस ऐसे ही किसी भी मतलब कि किसी बॉट की मदद से क्रिएट कर लिया और वो एक्टिवली यूज नहीं कर रहा है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, यूजर जो है वो सिस्टम के ऊपर रिसोर्सेज ले रहा है ना, हार्ड ड्राइव, मतलब डेटा स्टोर हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जितना डेटा स्टोर होता जाएगा, आपकी जो सर्चेज हैं, अगर वो इंडेक्स नहीं है तो थोड़ा स्लो होती जाएंगी। तो उन चीजों से बचने, और इनएक्टिव अकाउंट्स क्यों बने मेरे सिस्टम में, उन चीजों को जो है ना कैटर करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए जो है बेसिकली ये किया जाता है कि एक जो है लिंक भेज दिया जाता है आपकी जो है ईमेल के ऊपर, जिस ईमेल आईडी को आपने साइन अप के टाइम पे यूज किया, कि अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करें कि आप एक ह्यूमन है, कोई बॉट ने क्रिएट नहीं किया है ये अकाउंट। सर चीज़ों को थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ, या एक तरीके से, आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जो मुझे समझ आई। सो रेस्टफुल में रेस्ट एपीआई जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें हमारे पास चार चीज़ें हैं कि हम गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पुट या पैच कर सकते हैं, और डिलीट कर सकते हैं। तो यूजर्स को जब गेट करेंगे तो हम उधर से यूजर्स हासिल कर सकते हैं। उनकी लिस्ट मिल जाएगी, कोई सर्टेन यूजर मिल जाएगा थ्रू आईडी और नेम और व्हाटएवर जो भी हमने एक वेरिएबल या पैरामीटर रखा हुआ है। क्या ऑलवेज ऐसा तो होगा? अब इसमें ये चीज आती है कि क्या हमें क्या ऑथेंटिकेशन। मैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटेड लेजिटिमेट यूजर हूँ, क्योंकि मैंने उसके अकाउंट परचेज किए हैं, या मैंने फ्री की जीमेल हॉटमेल आईडी बनाई हुई है, लेकिन क्या मैं यूजर्स जी गेट कर सकता हूँ जबकि यूजर्स मौजूद है वहां? मैं ऑथराइज नहीं हूं ना। तो जी जी बिल्कुल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एडमिन यूजर कोई अगर है मौजूद, तो वो जो है शायद डिबगिंग या इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए यूजर्स गेट कर सकता हूं। तो दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहां कोई यूआरएल मौजूद है, और जो है ना, लेकिन मुझे उसका एक्सेस ना हो, किसी और को हो। जी, अब ऐसा करते हैं कि अब हमारे पास, मैं एक रजिस्टर्ड यूजर हूं या मैंने पहले साइन अप किया हुआ है, तो मैं अपना पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड देता हूं, और उधर से जो यूजर्स हैं वो गेट कर सकता हूं, उधर से मजीद डाटा भी गेट कर सकता हूं। और अगर मैं साइन अप नहीं हूं, तो मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, यानी पोस्ट करूंगा, एक यूजर ऐड करूंगा मींस। और तो इसी वजह से हम पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, और हम स्लैश यूजर्स पे जाएंगे तो उधर एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो एक यूजर क्रिएट होगा, क्योंकि पोस्ट में हम एक यूजर क्रिएट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम साइन इन हैं तो हम उधर से यूजर नेम या पासवर्ड चेंज कर सकेंगे थ्रू पुट या पैच। और अगर हम साइन अप ही हैं, एक ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेट होके हम हैं, और ऑथेंटिकेट करके हमने लॉगिन किया हुआ है और हम ऑथराइज्ड हैं, तो हम किसी यूजर को या
हो सकता है यूजर को डिलीट करने की हमारे पास जो है वो ऑथराइजेशन ना हो, लेकिन हम उसमें कुछ सर्टेन जो एक्शंस हैं, वो पोस्ट हैं या कुछ और डाटा है वो डिलीट कर सकते हैं। सो ये एक टोटल हमारी एक सिंपल सी रेस्टफुल अप्रोच हो जाएगी। जी एग्जैक्टली आपने बिल्कुल आखिरी में सही टर्म यूज की कि रेस्टफुल अप्रोच ये होगी कि आप इन तरीकों से इन एचटीटीपी वर्ब्स को यूज करें, बट देयर इज अ चांस कि कोई दूसरा हो जो कि कहे नहीं मैं तो सारा काम पोस्ट की मदद से करूंगा, तो वो अब्यूज है, लेकिन स्टिल अ वैलिड अप्रोच कि वो उसकी वैलिड एपीआई होगी। वो अपनी पूरी यानी यूजर डिलीट भी करना है तो वो पोस्ट की कॉल पे पोस्ट का एचटीटीपी वर्ब जो है सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर, आपकी आवाज कट गई है सर। आई ठीक हो थिंक गया, मेरी आपकी बात बात समझ आ गई है। कंप्लीट हो गई थी, मेरी बात बीच में कट जी गई सर, थी क्या? आपकी बात कंप्लीट हो गई है। आई होप कि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि रेस्टफुल अप्रोच ये कहती है कि आपने एचटीटीपी वर्ब्स उनके रिसोर्स के साथ जो है ना वो कॉल करने, और जो है बेसिकली बिलाल 1 मिनट होल्ड करना बेटा। तो ये जो है चीजें जो है ना आपने देखनी है, और अप्रोच ये कहती है, लेकिन स्टिल कोई इसको वायलेट कर सकता है और जो है ना उनको जो है वो कर सकता है। अच्छा मेरी एक कॉल आ रही है सर, कासिम आप कंट्रोल लेंगे जरा? ओके सर, मैं देख लेता हूँ। सर कासिम एक क्वेश्चन था जी तारिक, बिल्कुल। सर, ये टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सर ये क्या कहते हैं, इस यूआरएल से कोई इनका क्या बिगाड़ सकता है हैकर वेबसाइट का? यार देखो, असल में देखिए सीन क्या है। एक जगह है जहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है, एक एग्जाम्पल हम करते हैं। अब मुझे अगर उस जगह का पता हो तो मैं कितने सारे यानी तरीके सोच सकता हूँ वहां पे घुसने के। ठीक है। तो इसी तरह ये जो यूआरएल है ना, वो एंड पॉइंट है जहाँ पे आपकी रिसोर्स गेट हो रही है, जहाँ पे आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से यूआरएल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपकी एपीआई का। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, अभी तक क्लियर है सर। अब हमने माजरत के साथ हमने ग्राफक्यूएल में इस तरह की ऑथराइजेशन अभी तक देखी है इस बोट कैंप में? जी जी बिल्कुल, हमने वहाँ पे एपीआई कीज वगैरह बनाई थी स्कीमा वगैरह के वो अंदर। जो AWS पे बनाई थी हमने। ग्राफ क्यूएल के जरिए की थी ना। हाँ ओके। देखिए ग्राफ क्यूएल क्या है, बैकएंड के ऊपर कोई भी डेटाबेस से हम एक एपीआई बनाते हैं जिसके अंदर एक यूआरएल के अंदर सारी की सारी चीज़ें आप डिफाइन कर रहे होते हैं स्कीमा में, कि ये चीज़ें आएंगी तो आपके पर्टिकुलर एक्शंस क्या होंगे, ये वैल्यूज आएंगी तो आपके पर्टिकुलर एक्शंस क्या होंगे। तो ग्राफ क्यूएल एक सिंगल यूआरएल के अंदर वो सारी की सारी आप चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें आप यानी जाके प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सिंपल आप एक सिंगल यूआरएल से कर रहे होते थे ग्राफ क्यूएल। सर उसकी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, हमने ये भी देख ली है क्या इस बूट कैंप में, क्लास ग्राफक्यूएल नंबर में? 13 और 14 में शायद हमने कुछ देखा था इस तरह का। तो 13 और 14 को जरा रिव्यू करें, उसके अंदर हमने क्योंकि टोकन वगैरह। सर हमने ना AWS के थ्रू जब किया था तो उसमें तो हमने चीजें की थी जब API की लेते थे, और हम उधर से मतलब एक्स API की जो हम पास वो जो हेडर में दिया करते थे, और एक हमारे पास जो होता था लिंक होता था AWS का, तो उसमें तो हम उस तरह से तो क्रिएट कर लेते थे। तो वो ऑथराइजेशन ही तो मतलब थी राव साहब। जी सर। तो सर जब हम इधर डॉक्यूमेंटेशन अपनी AWS की बनाएंगे तो हमारे पास इसी तरह से हम कह देंगे कि ये URL होगा, ये API की होगी। जिस तरह से इधर तो एक यूजर ने रैंडम जनरेट की है ना अपनी एक अलहदा से एक साइन अप किया है, उधर तो हमें एक जस्ट एक URL मिल रहा है, और उधर हमें एक जो है एक API की मिल रही है। तो उधर तो हम कोई एक सर्टेन जो है यूजर डाटा लॉग नहीं कर सकता ना। मैं तो नहीं समझा सर राव साहब आपका सर सवाल। मैं सर आपको कासिम दोबारा आपको से कुछ समझ समझाता में हूँ। आया? जिस तरह से सर रेस्ट API में हमने अभी किया है कि हम एक सर्टेन यूजर आता है, वो साइन अप करता है, और जब वो रिव्यू देता है तो वो यूजर आईडी के साथ उसका जो रिव्यू है वो पोस्ट हो जाता है।
लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल अभी हमने जितना हमने अभी AWS पे अपना GraphQL API बनाई है, उधर हमें एक URL मिलता है और उधर हमें एक API की मिल जाती है। अब अगर हम अपने तमाम यूजर्स को ये दे दें तो वो तो डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने क्या रिव्यू पोस्ट करना हो तो उनके लिए साइन अप होना और अपने आईडी से रिव्यू पोस्ट करना, ये चीज हमने अभी तक गालिबन नहीं देखी। ओके, देखें ये तो एक ना बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन साइड है कि मैं जो है ना बेसिकली वहां पर साइन अप, हमने वहां पर जो है बेसिकली ये देखे थे कि हम अपना लैम्डा जो है ना वहां पर पोस्ट कर दें और उस लैम्डा से जो है ना एक एपीआई की मिल रही हो जो हर ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए सेम है। यानी अब उस लैम्डा से कोई भी बात करना चाह रहा है वो सेम की लेकर आएगा। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि सर कासिम की आने की अलग हो, राव साहब की अलग हो, इनामुल्लाह की अलग हो ना। जी जी, हमने एक्चुअली यही देखा था अगर आपको याद हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां पर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में आपने ये डालना है कि बेसिकली अब जो है ना लॉगिन और साइन अप के फंक्शंस मौजूद हैं और साइन अप में जब जब यूजर क्रिएट होगा तो वो डेटाबेस में जाएगा और उसकी जो है ना एक की जनरेट होकर जो है वो वापस आपको रिवर्स में मिलेगी। और आइंदा जब वो यूजर आएगा कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी प्रिविलेज्ड यूआरएल के ऊपर, एपीआई एंड पॉइंट के ऊपर, तो वो उस जो है की को एज एन ऑथ टोकन लेकर आएगा। बल्कि सर कासिम सही कह रहे हैं, आई थिंक डायनामो डीबी में जब हम कर रहे थे तो यूजर क्रिएट करते हुए हमने कुछ जगहों पर यूजर की ऑथ की भेजी थी। चले एक काम करते हैं ना, हाँ इसको थोड़ा सा जो है ना अगली जो है ना सेशन की डिस्कशन के लिए रख लेते हैं कि हमने क्या जी जो है सर, ना ग्राफक्यूएल में ऐसा कुछ किया था या नहीं किया था। अदरवाइज हम कोई ऐसी जो है ना एक एग्जांपल जो है ग्राफक्यूएल की देख लेंगे। जी सर। अच्छा सर, एक छोटा सा मैं सो हमने जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक लैम्डा फंक्शंस क्रिएट किए और सारों को एक्सेस दे दी, तो इसका मतलब है जो हमारी स्टैक की फाइल होती है लिब में, हमने ये कोड उधर लिखना है कि आप इस यूआरएल पे जाएंगे, उधर से साइन अप करेंगे और फिर आपको एक जो की असाइन हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन की असाइन हो जाएगी उस एग्जैक्टली यूजर को। आप जो एपीआई लिखेंगे उसका ये पार्ट होगा। एग्जैक्टली, ठीक 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 सर, शुक्रिया सर। वेलकम। एंड सर ये ग्राफक्यूएल के जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें तो हम सिंगल यूआरएल पे काम करते हैं। ठीक तो है। सर वहाँ पर ये जो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमें पता हो रिक्वेस्ट यूआरएल कहाँ पे हमारा जा रहा है तो हैकर कुछ अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिंगल होता है यूआरएल, तो इसमें अटैक करना आसान होता है या मुश्किल? नहीं देखें, अटैक की टाइप्स होती है ना कि बेसिकली जो है ना सिर्फ यूआरएल का पता होना काफी नहीं होता कि बंदा उस पर अटैक्स कर सकता है। वो यूआरएल जो है ना बेसिकली यूआरएल की सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए ना बहुत सारे आपके पास फायरवॉल्स होते हैं। फायरवॉल में आपके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनमें आईपी वाइट लिस्टिंग या ब्लैक लिस्टिंग होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा ट्रैफिक पाकिस्तान से बाहर से आना ही नहीं है, तो मैं बेसिकली अपनी फायरवॉल में रूल लिख दूंगा कि पाकिस्तान की आईपी रेंजेस अलाउ करना। आपको ये भी पता होगा कि हर डेस्टिनेशन ग्लोबली जियो डेस्टिनेशन जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उनके आईपीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो पाकिस्तान की अपनी एक आईपी रेंज है, तो आईपी फाइंडर की वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप वहां कोई भी आईपी डालें, व्हाट इज माई आईपी लिखें आप ब्राउजर में, तो आपको आपकी इस वक्त की पब्लिक आईपी इंटरनेट पे जिस आईपी से आप अवेलेबल हैं वो आईपी मिल जाएगी। वो आप आईपी फाइंडर में डालें तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आपके आईएसपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी जो है ना आपकी प्रिसिशन मिलती है कि आप किस एरिया में मौजूद, ये आईपी किस एरिया से एक्सेस हो रही है। तो ये सब पब्लिकली आप अभी खुद देख सकते हैं अपनी आईपी के अगेंस्ट में। तो एक फायरवॉल रूल ये भी होता है कि आप जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता दें कि इस जो है वो रेंज वाले जो है मेरे पास जो है लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस रेंज वाले एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक जो है ना बेसिकली आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं अटैक सरफेस को। अब हम इस पे आ जाते हैं कि अटैक्स किस टाइप के होते हैं। अटैक्स में जैसे जो है ना फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है कि जो है कोई जो है ना बेसिकली उसे यूआरएल पता है, अब वो जो है ना और उसे ये पता है कि जो है ना बेसिकली इस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए लास्ट टाइम जो है ना फॉर एग्जांपल इनाम कोई स्निफर बैठा हुआ है। स्निफर कौन होते हैं? सूंघने वाले, जो बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक को टैप करते हैं और उसके ऊपर जाने वाले पैकेट्स को रीड कर रहे होते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन फैच कर रहे होते हैं। तो वो देख रहे हैं कि इनाम साहब ने जो है ना codepen.io को एक्सेस किया था और उन्होंने ये यूआरएल एक्सेस की थी, ये डेटा भेजा था।
अच्छा, ये भी पता हो सकता है चूंकि वो मेरे एरिया में बैठा है तो उसे ये पता है कि इस एरिया में 50 नोड्स कनेक्टेड हैं। अब उसे ये नहीं पता ये नामुलक साहब थे, उसे बस ये पता है कि ये डेटा इस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए ये डेटा गया था। तो वो हो सकता है उसको रीप्ले करने की कोशिश करे और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करके वो हो सकता है सेशन को हाईजैक करके ट्रैफिक को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करे। उसमें हो सकता है वो मेरे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन थी तो वो कुछ डेटा उसमें से चुराने की कोशिश करे या कुछ इस तरह की चीजें। तो एक ये होता है कि आप जो है ना रीप्ले करके जो है ना किसी को जो है वो बेसिकली ट्रैफिक को अपने पहले जो आपको ये पता है ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का तरीका क्या होता है किसी भी नेटवर्क मैकेनिज्म में, कि जिस आईपी से रिक्वेस्ट जाती है रिस्पांस उसके पास जाता है। ठीक है, मेरा पैकेट ये था तो रिस्पांस किया जी आया था, मेरे पास आया था कोड पेन आया, सपोज कर लेते कोड पेन आया बैंक है। सेम अब जो है ना कोई स्निफर बैठा था उसने देखा कि बैंक को रिक्वेस्ट गई थी और ये पैकेट इंफॉर्मेशन गई थी। अब वो अपनी आईपी से उसको पैकेट को रीप्ले करेगा तो रिस्पांस किसके पास जाएगा? उस स्निफर उस हैकर के पास। तो एक जो है ना वो बेसिकली जो वो अटैकिंग टाइप होती है वो पैकेट रिप्ले होती है, ये बहुत बेसिक सा अटैक है। इसके अलावा मैन इन मिडिल होता है जो बेसिकली जो है वो सेशंस को देख रहा होता है, फिर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे जो है ना अब जो है इनामुल हक साहब की जगह वो बंदा मौजूद है। और इस तरह के डिफरेंट अटैक्स हैं। तो बेसिकली अटैक्स को जो है ना बेसिकली आपको बेसिकली फोर्सी करने के लिए पहले अटैक्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किस टाइप्स के अटैक्स जो है ना वो बहुत जो है ना बेसिकली जिनसे मुझे बचना है। तो वेब पे जो है ना अगर आपको बेसिकली जो है वो देखना हो तो ओ वास्प, मैं चैट में लिख देता हूँ, ओ वास्प एक जो है ना इदारा है जो बेसिकली इसको जो है ना वो वेब अटैक्स को और इनको रेगुलेट करता है। ओवास्प 10 रिकमेंडेशंस हैं जिसमें जो है टॉप 10 अटैक्स जो है वेब सिक्योरिटीज के ऊपर जो है वेब अटैक्स जो है वो जो है कैटर के होते हैं, उनसे मुतालिक के इनसे बचने के लिए आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशंस आप जरूर पढ़ें सारे। सर लास्ट में ये बता दीजिए कि हम जरा प्रोएक्टिवली बाज़ात स्टूडेंट्स की हैसियत से इधर आए होते हैं तो हम प्रोएक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स नहीं देख रहे। सो प्रोजेक्ट्स के बारे में ना तो टीचर्स सर ज़िया वगैरह आप लोग सारे जिक्र नहीं कर रहे। सो उनके बारे में कुछ बताइए, और क्या हम डाइनिंग बाय फ्रेंड्स वाला जो प्रोजेक्ट है वो करने के काबिल हैं? कौन सा वाला? डाइनिंग बाय फ्रेंड्स जो हैं, आई थिंक ये ग्राफ डेटाबेस वाला प्रोजेक्ट है। सर कासिम वो सॉरी मैं प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भूल गया हूँ सर कासिम आपको याद है? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी ये सब प्रोजेक्ट 7 है गालिबन। तारिक भाई अपनी स्क्रीन शेयर करके, सॉरी राव साहब बात करें, राव साहब अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा प्लीज दिखाएंगे उसकी डिटेल्स क्या है, तो हम एक एक टॉपिक को देख लेते हैं कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है और हम उनमें से क्या चीज लैग कर रहे हैं, तो हम उसको जो है ना अपनी उसका पार्ट बना लेंगे सेशन का। जी सर। या चैट में रिक्वायरमेंट्स भेज दें कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट में। सर मैं शेयर करता हूँ। सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आपकी स्क्रीन नजर आ रही है हमें। और ये हमारा बूट कैंप 2021 खुला हुआ है। जी 2021 क्लास 18 ने स्क्रॉल डाउन हुआ है अभी मेरे सामने से। जी सर, जी सर। सर ये प्रोजेक्ट 6 है हमारी डाइनिंग बाय फ्रेंड्स वाला, ये बिल्डिंग ओके सर्विलेंस इसकी डिटेल्स में आ टेस्ट जाते हैं हम। एपीआई। हाँ जी। और इसके बाद भी हमारा गालिबन नहीं नहीं प्रोजेक्ट एक को 7 ये टारगेट भी। करते हैं ना, हम एक को टारगेट करते जी हैं कि सर। इसमें क्या चीजें जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। सर हमारे सारे लेक्चर्स इसमें कवर हो गए, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। और गालिबन ये सर ने दिया हुआ है। ठीक है लैम्डा हम पढ़ चुके हैं। ग्राफ डेटाबेसेस को हम नेपचून को पढ़ चुके हैं। इवेंट ब्रिज अभी हमने नहीं पढ़ा। ओके इवेंट ड्रिवन कॉग्निटो हमने अभी आर्किटेक्चर। नहीं पढ़ा। जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा इसमें सर ये ये चीजें एक्सपेक्ट ना। किया जा रहा है कि आप बूट कैंप 2020 से ना कॉग्निटो, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है हम्म। कॉग्निटो जो है ना जी सर। बेसिकली एडब्ल्यूएस की आप ये समझ लें ऑथेंट, जैसे मैं बता रहा था ना ओपन आईडी या जो है ना ऑथ जीरो, मैं बहुत देर से नाम याद जहन में याद करने की कोशिश करता। सबसे बड़ा वेंडर जो बेसिकली थर्ड एज ए थर्ड पार्टी
जो ऑथेंटिकेशन को जो है वो एज ए सर्विस रन कर रहा है वो Auth0 है। तो Auth0, ओपन जी आईडी जी कनेक्ट, ये सारे वो हैं। उसी तरह से कॉग्निटो AWS की जो है ना वो सर्विस है, जो यूजर की ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों के लिए आपको जो है ना APIs प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी ये हमने बूट कैंप 2020 से ही देखना होगा सब कुछ, फिर उसके बाद आप जो है बनाने ना होंगे। बेसिकली कॉग्निटो और इवेंट ब्रिज को बूट कैंप 2020 से देख लें, क्योंकि ये हमारे अभी तक जो सर्जिया ने सिलेबस डिस्कस किया उसका पार्ट नहीं है। एपसिंक हम पढ़ चुके हैं, नेपच्यून हम इसमें से पढ़ चुके हैं, जी वीपीसी तो एक जो है ना उसमें भी बूट कैंप 2020 में पूरा इसका सेशन मौजूद है। बस ये समझे वीपीसी एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एक तरह की जो है ना बेसिकली पब्लिक क्लाउड में रहते हुए आपके लिए वर्चुअली एक प्राइवेट क्लाउड बन जाता है, जी जी जिसको बिल्कुल। उस क्लाउड से बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एज सच जो है ना उतनी नीड नहीं है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितनी कॉग्निटो और इवेंट ब्रिज की है। तो इन दोनों को आई जरूर थिंक देख लें आप। हमने VPC 2021 में भी पढ़ा है। सॉरी, आपकी बात बहुत, आवाज बहुत मध्यम थी। सर मैं कह रहा हूँ VPC हमने बूट कैंप 2021 में भी पढ़ा है। ओके, वेरी गुड। सॉरी, मैं भूल गया था। लेकिन ये कॉग्निटो वगैरह हमें उधर से देखना होगा, ठीक है सर। जी, 2020 से और पढ़ ये लीजिएगा। जी अब कोई सर, भी ये इशू हो तो दूसरा आप हमारा, डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, नो इशू, कोई मसला नहीं है। हम ठीक है हेल्प सर। और ये अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट छोटी मोटी सर डिस्कशंस के जी लिए। बिल्कुल सर, हम प्रोजेक्ट अपने बना के उसके बाद इनको अगर डिस्कस कर लें तो वो भी ठीक रहेगा आई थिंक। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 7 सर देख लें, इसको बिल्डिंग सर्वर, ये जो है गालबन ये इसकी रिलेशनल डिटेल में आ डेटाबेस जाए। से बनाना, ये ओपन एपीआई के थ्रू बनाना है आई थिंक। और वो जो आई है थिंक रिलेशनल गालबन, डेटाबेस भी लिखा था उसमें कुछ। ये जो है हमारा ग्राफ डेटाबेस से है प्रोजेक्ट जी 6, बिल्कुल। और जी ये जो बिल्कुल। है ये रिलेशनल से है प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 7। ये हाँ एग्जैक्टली जी, ये रिलेशनल से है। बिल्कुल। ठीक हो गया। सेम को डेटा, सेम एप्लीकेशन, उसमें जी जी डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल। पार्ट भी ऐड हो रहा है, क्योंकि जी जी ग्राफ जी क्यूएल जी में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है ना। डॉक्यूमेंट ग्राफ क्यूएल का अपना इंजन जो है डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके दे देता है। ठीक ठीक रेस्ट ठीक ठीक। एपीआई में जो है ना बेसिकली ये वाला काम करना है आपको प्रोजेक्ट 7 में, और उसके साथ ओपन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करनी है। ठीक है सर। सर अगले हफ्ते फिर हम थोड़ा सा इन प्रोजेक्ट्स के मुतालिक भी देख लेंगे। अगर मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते तक कुछ करूं इसमें प्रोजेक्ट में, तो फिर इसको भी, जी, इसके जो लिए भी डिफिकल्टी आ रही हो काइंडली आप थोड़ा बता टाइम दीजिएगा, निकाल उसको डिस्कस दीजिएगा। कर लेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम, नो प्रॉब्लम्स। और तारिक साहब, राव साहब, कोई और बात? ना सर, नहीं सर, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया अभी तक तो। जजाकल्ला। सर कासिम, फिर इस पे कंक्लूड करते हैं आज, क्या ख्याल है आपका? जी सर, परफेक्ट, बहुत अच्छा सेशन हो गया आज का। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, राव साहब, तारिक साहब, आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। और आई होप कि राव साहब ने जैसे जिक्र किया कि प्रोजेक्ट्स पे कुछ लोग आप लोग काम करके आएंगे, तो हमारे पास एक वो भी होगा, थोड़ा सा टाइम हम उसके लिए भी एलोकेट कर लेंगे कि हम उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करके जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हो हम उनको जो है बेसिकली सोल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं। जजाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सर हाफिज। सर कासिम सर इनाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।